Hello everyone, this is संजय त्यागी. वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टॉपर. आज हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन रियल नंबर की यदि हम बात करें तो हमने एक 9th क्लास में भी रियल नंबर सिस्टम से कुछ रिलेटेड पहले भी पढ़ा हुआ है. उसी को एक बार पहले रिपीट करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं और होल नंबर्स क्या हैं. तो नेचुरल नंबर को हम 1 से स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन. मैं एक जीरो इंक्लूड कर दूं यदि होल नंबर में, नेचुरल नंबर के अंदर यदि मैंने जीरो को इंक्लूड कर दिया तो वह होल नंबर हो जाता है. बस नेचुरल नंबर को पीछे से कॉपी करो और ये आगे रख दो. कितना डिफरेंस आया? केवल जीरो नंबर का डिफरेंस था. नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर है और एग्जैक्ट नंबर काउंट होते हैं. कंप्लीट नंबर लिए जाते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं. और ये कहां तक होता है डेसिमल में नहीं होते हैं? नेचुरल, होल और इंटीजर्स. तो नेचुरल नंबर में इंक्लूड किया मैंने एक नंबर जिसका नाम था जीरो, और जीरो इंक्लूड होने के बाद ये होल नंबर बोला गया. अब मैं इस पूरे को उठाता हूं कंप्लीट, जहां तक मैंने होल नंबर बनाया. होल नंबर ये मैंने लिखा इधर, और लिखने के बाद मैं जितना इधर जा रहा हूं, सपोज करिए कि मैं कह रहा हूं आपसे एंड सो इन्फिनिटी या एन टर्म्स तक, कोई फाइनाइट नंबर तक, सेम बिल्कुल मैं इधर -1 लिख रहा हूं, -2 एंड -3 एंड सो ऑन. ये नंबर इंडिकेट करता है कि ये इंटीजर्स हैं. और मैंने अभी डिस्कस किया था ये कंप्लीट नंबर होते हैं, ये डेसिमल में नहीं होते हैं तीनों. तो नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड करा, होल नंबर, और होल नंबर जीरो से लेके एंड सो इन्फिनिटी कहिए, फाइनाइट नंबर तक कहिए. और फिर मैंने जो पॉजिटिव नंबर थे जीरो से राइट हैंड साइड वाले, उतनी नेगेटिव डाल दिए इसमें, वो इंटीजर्स बोला गया. रैशनल नंबर की बात करूं तो उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, और रैशनल नंबर आपका पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है. ये जितने भी नंबर आपने 3 डिस्कस किए हैं ऊपर, ये तीनों नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म रखते हैं. मैं यदि 2/1 कर दूं, सपोज करिए कि मैं 2/1 कर देता हूं, तो क्या होगा? वह मेरा रैशनल नंबर होगा. तो ये जितने भी नंबर हैं 3 ऊपर, नेचुरल, होल और इंटीजर्स, यह सभी रैशनल नंबर्स हैं. तो मैं यहां कह सकता हूं कि कॉम्बिनेशन नेचुरल का, होल का और इंटीजर्स का, वह रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किस तरीके से? क्यू से, और इसको लिखते हैं फ्रैक्शन के अंदर, और फ्रैक्शन में लिखते हैं पी ओवर क्यू फॉर्म होनी चाहिए, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. इसी को आप बोलते हैं रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर को यदि मैं ऊपर के एग्जाम्पल से डिस्कस करूं तो मैं उसे कैसे लिखूंगा? जैसे सपोज करिए कि मैंने 3 ले लिया, और मैं 3 को लिख सकता हूं 3/1. सपोज करते हैं नेचुरल नंबर का 7 लिया, 7/1, क्योंकि 0 उसके डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. तो वह सभी कहलाते हैं रैशनल नंबर्स. अब बात करते हैं रियल नंबर की. अच्छा, एक और बात, जो रैशनल नंबर होते हैं वह डेसिमल हो सकते हैं. मैं एग्जांपल लूंगा इसका, जैसे 1/2, 3/4. तो मैं इनको बताऊंगा आपको आगे जाके कि यह डेसिमल में हो सकते हैं. रियल नंबर, इन चारों का जो कॉम्बिनेशन आया आपके पास, जो कॉम्बिनेशन है इन चारों का, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इन सब के कॉम्बिनेशन को आप बोलते हैं रियल नंबर कंप्लीट. मैं इसको आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. सपोज करते हैं कि पहले मैं नेचुरल नंबर की बात कर लेता हूं आपसे. नेचुरल नंबर, अभी मैंने फर्स्ट सेंटेंस में ये बात कही थी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1, 2 एंड 3. ये फाइनाइट नंबर भी ले सकते हो आप, इसको बोल सकते हो कि एन टर्मो तक, आपकी मर्जी है. आप चाहे तो जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो बार बार एक वर्ड यूज करेंगे, एंड सो इन्फिनिटी. ये देखिए प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा. ये नेचुरल नंबर का एग्जांपल. कैसे नंबर लाइन पर उसको डिनोट करते हैं, कैसे? अब एक हम लेते हैं होल नंबर, इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं. वैसे तो इसी में हो जाएगा, बस एक मैं लाइन, एक स्टेप पीछे चला जाऊं, उसमें 0 लिख देता हूं तो होल नंबर हो गया. लेकिन नहीं, अलग से लिखते हैं. ये देखिए जरा, मैं कहता हूं इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से. बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप. 1, 2 एंड 3. जेड लीजिए. जेड किस तरीके से नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है? एक लाइन लेते हैं. मैंने कहा था होल नंबर से आप 0 रखिए, पहले 0 के इस तरफ सारे नेचुरल नंबर लिख दीजिए. ये नेचुरल नंबर आपने लिख दिए.
और ये फाइनाइट इन्फिनाइट कहीं तक भी जाए। ऐसे ही आप 0 से इधर नेगेटिव वैल्यू लिख दीजिए, -2, -3 और एंड सो माइनस इन्फिनिटी। ये फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती थी, मैंने आपसे भी कहा है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हो गए। अब बात आती है क्यू की, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं और ये डेसिमल में भी नहीं हो सकता। मैंने एग्जांपल दिया था आपको 3/1 और 7/1। तो ये तो एग्जैक्ट 3/1 को आप 3 लिखेंगे और 7/1 को आप 7 लिखेंगे। लेकिन अब रैशनल नंबर आप किसी पे भी एक एग्जांपल ले लो। यहां से मैं सपोज करता हूं कि मैंने यहां पर इस जगह या यहां मैं ले लेता हूं। आप 0 और 1 के बीच में बिल्कुल मिडिल को फोकस कर रहा हूं मैं, जिसको आप बिल्कुल मिडिल पॉइंट बोलते हैं। तो 0 और 1 के बीच आप लिखते हैं कि इन दोनों का जो मिडिल आएगा वो 0.5 होगा। क्या 0.5 को क्या मैं 1/2 नहीं लिख सकता, या मैं 5/10 नहीं लिख सकता? अब मैं इसको कट करूंगा, कैंसिल करूंगा, तो क्या 1/2 नहीं आएगा? ये देखिए, तो रैशनल नंबर आपका डेसिमल है, वह फ्रैक्शन है। तो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, मिडिल ही जरूरी नहीं है, आप उसका 1/4, 1/6, 7, आप जो चाहे वो रैशनल नंबर ले सकते हैं। और ये हमारी 1.4 एक्सरसाइज होगी, जिसमें हम बात करेंगे रैशनल, इरेशनल, रिकरिंग और बहुत सारी टर्म्स आएंगी जिसे हम आगे उसमें डिफाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल का अभी यही है। तो ये रैशनल नंबर्स इस तरह से हमने लिखे। उसके बाद आता है रियल नंबर। अब ये जो पोजीशंस पूरी लिखी हुई है, इसमें तो रैशनल हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और ये सारी टर्म्स जितनी भी मेरी होती हैं वो सारी इंक्लूड हो जाती हैं। और इन सबका जो कॉम्बिनेशन आता है टोटली इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक, इन सब का जितने भी ये नंबर्स हैं, इनका सबका कॉम्बिनेशन आपका रियल नंबर शो करता है। इसी बात को हम यदि एक वेन डायग्राम की हेल्प से आगे शो करें तो उसको कैसे देखते हैं। नेचुरल नंबर मैंने डिस्कस किया था आपसे कि नेचुरल नंबर, आप देखना सर्कल के अंदर कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा सर्कल है। ये नंबर्स हैं उसके 1, 2, 3। मैंने 1, 2, 3 इनको नाम दे दिया है, नेचुरल नंबर है। मैंने पहले भी आपसे यहां पर डिस्कस किया है। होल नंबर जब आप एक 0 और इंक्लूड कर देते हो और नेचुरल नंबर उसमें पहले से ही होते हैं, तो होल नंबर का सर्कल बड़ा हो जाता है। तो नेचुरल नंबर की वैल्यू कम होती है, केवल 0 डालने से होल नंबर हो जाता है। आप 0 से राइट हैंड, जब आप 0 से राइट हैंड चलते हैं, टोटल नंबर वो होल नंबर 0 को इंक्लूड करके और आप नेगेटिव डाल दो तो वो सभी क्या हो जाएंगे आपके पास, इंटीजर्स, जिसे मैंने कहा -1, -2, -3। अब 1, 2, 3 पॉजिटिव तो इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि इस सर्कल एन का सर्कल जेड के अंदर है। ऐसे ही आप पहुंचते हैं यहां रैशनल नंबर पे P/Q और आप लिखते हैं Q ≠ 0। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। इन सब का कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये पूरी कहानी हमने 9th क्लास में पढ़ी है और वहां से ही नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो हम वहां पे आपने डिस्कस किए होंगे, सॉल्व भी किए होंगे। अब इससे एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि अभी हम एकदम 10th की बात कर रहे हैं। अब मैं 9th से भी नीचे लेवल की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा नीचे जा रहा हूं, जो मैं 7th, 8th, 6th में कह सकता हूं। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मैथड। लॉन्ग डिवीजन मैथड या यूं कह दीजिए कि मैं डिविजिबिलिटी पे बात कर रहा हूं, हो सकता है ओब्लिक करके आते हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं डिविजिबिलिटी पर, कि भाई हम यदि डिविजिबिलिटी की बात करें तो हम डिविजिबिलिटी में लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अपने आप में, मैं उसी की, ये एक ही बात है, डिविजिबिलिटी। तो मैं ये 9th क्लास से भी नीचे वाले लेवल पे आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। तो इसको समझते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या है हमारे पास। डिविजिबिलिटी में आपने कुछ इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स लिए हुए होंगे ऑलरेडी पहले से ही, कि जैसे आप कोई बहुत छोटे से नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से,
तो आप उसी के पॉइंट पे आप बात करते हैं डिविजिबिलिटी, लॉन्ग डिवीजन। जैसे मैंने कहा कि मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो छोटी क्लास में आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि 5 को इधर रखते हैं, 2 को इधर रखते हैं जो डिवाइड करता है, और हम ये चीज फाइंड आउट करते हैं कि वो 5 से ज्यादा वैल्यू ना हो तो कितने टाइम्स चलेगी। तो मैं कहता हूं 2 2 जा 4, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, और ये वैल्यू आ गई 1। जब हम इस तरह से इस बात को लिखते हैं तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम डिविडेंड किसको कह रहे हैं। मुझे कुछ याद आ रहा है कि हम लोग 5 को डिविडेंड बोलते थे, डिविडेंड, तो डिविडेंड की वैल्यू 5 है। अब डिवाइजर कौन था, तो फिर डिवाइजर की वैल्यू आपके 2 है, क्योंकि आपने 2 से 5 को डिवाइड करा है। जब डिवाइड किया तो कोशेंट कितना आया, कोशेंट आपका 2 है, और कोशेंट इतने टाइम्स चलने के बाद आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, रिमाइंडर 1 है। हम छोटी क्लास में कभी भी इतना फोकस नहीं होता था हमारा रिमाइंडर पे कि भाई रिमाइंडर, केवल पूछ लिया कि रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन हम 10th क्लास में हमारा सबसे मेजर फोकस जो होगा वो केवल रिमाइंडर पे होगा, क्योंकि रिमाइंडर ही बताएगा अब हमें कितना आगे जाना है और कितना नहीं जाना है। तो ये डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर, इसी बात को आप किस तरीके से लिखते थे, यदि इसका एक फॉर्मूले के बेस पे इसको लिखा जाए, हम लिखते थे इसको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बातें आप छोटी क्लास में इस तरीके से उसे लिखा करते थे। अब मैं इससे एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे यदि कोई ऐसे कहे कि आपने ए वैल्यू को, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि आपने ए को बी से डिवाइड करना है। जब, अच्छा ये तो नॉन वैल्यूज थी, आपको समझ में आ रही थी, 2 है, ये 5 है, ये थोड़ा सा समझने का होगा। ए हमारा डिविडेंड है और बी हमारा डिवाइजर है। मैं इसको डिवाइड करता हूं, ये कितने टाइम्स चलेगा, क्यू टाइम्स चलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा यहां लिखा जाता है, जिसको आप कहते हैं बी क्यू। और ये वैल्यू कितनी है आपके पास, आर, ये वैल्यू आर है, रिमाइंडर है। इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं जो अभी मैंने ऊपर लिखी थी, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपका डिविडेंड ए, डिवाइजर बी, कोसेंट कौन है, क्यू, और रिमाइंडर आया आर। क्या मैं इस फॉर्म में इसको लिखूं तो कैसा दिखाई देगा, एक बार लिख के देखते हैं। देयरफॉर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये फॉर्म ऊपर वाली थी, बस ये मैथमेटिकली हमने लिख दिया इसको, और इसे मैथमेटिकली लिखने के बाद हम बोलते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को आप बोलते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये और आगे फर्दर भी जाता था, कंटिन्यूस प्रोसेस में होता था जब तक उसका रिमाइंडर ना आए। लॉन्ग डिवीजन मेथड, या मैं कहूं डिविजिबिलिटी। अब इसी से रिलेट करता हुआ इस चैप्टर का मेरा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इस बात को आप समझिए जरा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं इसमें। यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप जो ऊपर करके आए हैं, जो सिचुएशन आपने यहां पूरी फोकस की है, ये ही 90% ओवरऑल सब कुछ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। 10th क्लास का ये फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा कहते हैं कि मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, बस लॉजिकली आपको उसको समझना है, रटना नहीं है, मेरे साथ चलते रहना है और इसके अच्छे प्रैक्टिकल्स रिजल्ट देखते जाना है। तो इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट मैंने क्लियर किया है आपको, और इसी पॉइंट को देखिए, ये वाला बेसिक्स आया था जो मैंने कहा था आपका 6, 7 और 8th क्लास। मैं इसी को एक बॉक्स में रख रहा हूं, ये मैंने रखा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है जिसमें आप कहते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, जिसमें कि बी ए को डिवाइड करता है और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। बस डिफरेंस क्या हुआ, डिविजिबिलिटी या लॉन्ग डिवीजन मेथड में और किसके अंदर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। हम जब किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं ए को, जैसे अभी थोड़ी सी देर पहले यहां हमने लिया है बी, क्यू टाइम्स चले आपने बी क्यू लिखा, फिर आपकी वैल्यू आर आई, और आर आने के बाद आपने इसको डिविडेंड फॉर्म में लिखा था। वो डिविडेंड फॉर्म क्या थी, ए इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर। बस एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस इसमें ऐड होने जा रहा है और मैं समझ रहा हूं कि आप इसे समझेंगे। बस उसी से हम कहते हैं इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जो ये आर है रिमाइंडर है, जो ये रिमाइंडर आप देख रहे हैं, इस रिमाइंडर की वैल्यू वेयर आर वह जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके बी वैल्यू कौन है आपकी? डिवाइजर। ये ध्यान रखना है, मैं बी वैल्यू क्या बोल रहा हूं? डिवाइजर। डिवाइजर से हमेशा छोटी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को दोबारा से कि आप समझ पाए। जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हैं, ये ऊपर है, ए नंबर को बी नंबर डिवाइड कर रहा है, तो यूक्लिड्स डिवीजन में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू डिवाइड करेगी। और जब आप इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन वाला एक स्ट्रक्चर रखते हैं कि बी इतने टाइम्स चलेगा और फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमाइंडर आता है, तो ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में रिमाइंडर को हम इतना फोकस नहीं कर रहे थे जितना हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में किया। इन्होंने कहा है कि आपके पास 4 वेरिएबल होते हैं, 1 2 3 4। इन 4 वेरिएबल्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आर को दी गई है। आर को इसलिए दी गई कि आर जो रिमाइंडर होगा वह जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो उसको डिवाइड करेगा वह हमेशा उससे लेस होगा। अच्छा गुड, आप सोच रहे होंगे यदि ज्यादा हो जाता तो क्या होता है, बराबर होता तो क्या होता? फिर तो बी 1 मोर टाइम्स और ना चल जाता। यदि 1 मोर टाइम्स और चल जाता तो फिर रिमाइंडर को आप कैसे कैसे डिसाइड करते कि भाई रिमाइंडर क्या है? तो इसलिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने ये पूरे परफेक्शन को, इस पूरी बात को मैथमेटिकली लिखने के लिए इसको कहा गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो दो नंबर को डिवाइड करके क्या मिला आपको? डिविडेंड्स वाले फॉर्मूले से, डिविडेंड डिवाइजर कोसेंट और रिमाइंडर से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। मैं एक एग्जांपल आपको फिर इसमें शो करता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल जो हमने लिया भी है पहले भी। वह क्या है कि आपने देखा होगा कि 5 को 2 डिवाइड कर रहा है। अब ये देखिए इसका डिवाइजर कितना है? 2 इसका डिवाइजर है। क्या रिमाइंडर 2 के इक्वल आया? नहीं आया। 2 से बड़ा आया? नहीं आया। और ये कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो रिमाइंडर है मेरा वह 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, लेकिन 2 नहीं हो सकता था। तो बहुत सिंपल है, यदि मैं अपनी इस बात को यहां यूक्लिड्स के मीडियम से उसको मैं लिखूं, बेस पे मैं इसको लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा कि मेरा रिमाइंडर वह 0 है और लेस देन 2 है। ये देखिए मैंने इस बात को यहां समझाने की कोशिश की है कि मेरा जो रिमाइंडर आएगा वह 0 हो सकता है, लेकिन 2 से हमेशा लेस होगा। अब यदि मैं रिमाइंडर की ऑल पॉसिबल वैल्यूज देखूं तो वो क्या क्या हो सकती हैं? 0 और 1। लेकिन देखिए 2 नहीं होगी क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है, ऑलवेज 2 से लेस है। तो ये रिमाइंडर हुआ आपका, ये दो वैल्यू रिमाइंडर की पॉसिबल होगी। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात हुई, एक और इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, उसमें आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मीनिंग होता है बेटा, उनको हम किसी भी क्वेश्चन में जो मैंने इंप्लीमेंट किया है, ये स्टेप्स जो इंप्लीमेंट होते हैं, उस स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने को मैं कहता हूं डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए एक बार उसको देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। इस पे भी मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं और बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिएगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है मैथमेटिक्स। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम यूक्लिड्स पहला क्या था टॉपिक, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और वो लेमा क्या था जिसको आप लिखते थे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर की वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ी और बी से लेस। अब एल्गोरिथम क्या करता है कि जब आप किसी नंबर को, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं, यहां लेट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से, और तभी आप लगाते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है हमारा, ये फाइंड आउट करना दो वैल्यू में से जो गिवन दो वैल्यूज उसमें बड़ी कौन सी है। तो ग्रेटर ए है, तो ग्रेटर ए को बी छोटी है वो डिवाइड करेगी। डिवाइड करके देखते हैं एक बार क्या लिखते हैं अगला स्टेप। बी ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है,
और ये आपने इतने टाइम्स चलाया, आपको बी क्यू मिला, फिर आपने रिमाइंडर लिखा। अब देखिए पूरा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का पूरा गेम आपका आर पर डिपेंड करेगा, और यही पूरे क्वेश्चन का गेम चेंजर है। ये आपको बताएगा कि आपको कितना चलना है और कितना कॉन्टिन्यूअस नहीं चलना है। देखिए इसके केस क्या हो सकते थे इस रिमाइंडर की। रिमाइंडर यदि आपको 0 मिलता, सपोज करिए ये रिमाइंडर आपका 0 हो जाता पहले ही टाइम में डिवाइड करके। एग्जांपल मान लीजिए कि 4 को 2 डिवाइड करता है, करा तो आप 4 यहां लिखते हैं और 2 यहां लिखते हैं, 2 2 जा 4, सर रिमाइंडर 0। आप देख रहे हैं ना रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 आने का मीनिंग होता है कि जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप कहते हैं कि जो उसका एचसीएफ होगा वह कौन होगा, उसका डिवाइजर। आप उस डिवाइजर को उसका एचसीएफ बोलते हैं और इसका डिवाइजर है 2, तो सर आपका एचसीएफ आ गया। सही समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल गुड। जो आपके माइंड में आया हो कि हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्यों करते हैं। हम 2 वैल्यू या 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू के एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ये देखिए मैंने 4 जो वैल्यू है 2 ने उसको डिवाइड करा है, रिमाइंडर 0 आया, और जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। अच्छा, इसी काम को आपने बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ा है। वो क्या पढ़ा था? बहुत छोटी क्लास में आपने ये पढ़ा था, जब कभी आप बहुत 7 8 या कहीं आपने पढ़ा होगा कि 2 नंबर है आपके पास, सपोज करिए 9, एक नंबर 2 है आपके पास, तो 2 के आप फैक्टर निकालते थे 1 इंटू 2, फिर आप 4 के फैक्टर निकालते थे और 4 के फैक्टर आप बोलते थे 1 इंटू 2 इंटू 2, फिर आप एचसीएफ ऐसे करके लिखते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट जीसीडी, याद होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, अब इसमें आप ये देखते थे कॉमन क्या वैल्यूज हैं आपके पास। ये देखिए ये जो स्ट्रिप है ये दोनों कॉमन वैल्यूज को शो कर रही है, तो इसका मतलब जब दोनों में वैल्यूज होती हैं उसी को हम एचसीएफ बोलते थे। 2 1 जा 2, तो आपका एचसीएफ कौन आया? 2। और आपने ये बेसिक क्लास से निकाला है, चाइल्डहुड मेथड, लेकिन आप यहां 10th क्लास की बात कर रहे थे। उसी 2 ने 4 को डिवाइड करा। इस तरह से लिखने से, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने बताया था कि ऐसा करने से आप आगे चलते हैं और इसको डिविडेंड, डिवाइजर और कोसेंट प्लस रिमाइंडर में लिखते हैं। फिर उसका एक 0 आता है, रिमाइंडर यदि 0 आता है तो आप उस डिवाइजर को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ ये आपका 2। देखिए दोनों मेथड से एचसीएफ 2 है, लेकिन हमें जो फॉलो करना है कौन सा करना है? ये वाला करना है। बिल्कुल सही आप समझ पाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और चलिए इसमें आगे, यदि R0 आ गया, वेरी गुड, तो आप अब क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर मैं तो एचसीएफ फाइंड आउट कर रहा था इसका। तो एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो एचसीएफ कौन है आपका? डिवाइजर। डिवाइजर क्यों? क्योंकि आपका रिमाइंडर यदि 0 आता है तो आपका डिवाइजर होगा। तो मैं एक बार पहले लिख के दिखाता हूं, जबकि आपको यहां डिवाइजर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो लिखना था वह बी लिखना था। तो बी हमारा डिवाइजर है, इसलिए मैंने लिख दिया कि एचसीएफ जो होगा मेरा वह बी वैल्यू होगी। ये देखिए बी वैल्यू आ गई, तो एचसीएफ हुआ। अच्छा, अब दूसरे केस पे चलते हैं जरा। वो दूसरा केस क्या होगा? इन केस रिमाइंडर 0 नहीं आया। ओके, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब आप आगे बढ़ेंगे और आगे फिर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। यहां देखिएगा आप जरा, बहुत अच्छी समझने की बात। ये जो आपका रिमाइंडर था यह आपका इस केस में डिवाइजर बनेगा, ये आर इधर आएगा, और जो बी वैल्यू आपकी डिवाइजर थी वह डिविडेंड बन जाएगा। अब ये डिविडेंड होगा। आप फिर आर टाइम्स चलेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आप इसको फर्दर स्टार्ट करेंगे, यहां से एक ब्रैकेट डाल लेंगे और ये डिवाइजर का काम करेगा, और ये बी जो है, जो आपका डिवाइजर था, वो इसके डिविडेंड पे आ जाएगा। ये देखिए आर डिवाइजर बना और बी इसका डिविडेंड बना है। अब आप कहते हैं कि सर मैं Q1 टाइम्स चलता हूं, तो Q1 R और Q1 टाइम्स दोनों मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट होते हैं और फिर आपको एक रिमाइंडर मिलता है R1। करेक्ट? तो आप यहां चले, ये प्रोसेस आपने लिया, और इस प्रोसेस को फिर आप कैसे लिखते हैं? डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप कैसे लिखते हैं इसको? डिविडेंड, ये क्या था आपका? डिविडेंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। ये तब था जब 0 नहीं आया था, तो आपने इस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट किया था। अब ये आ जाएगा आपके पास यहां बी,
ये देखिए बी इज इक्वल टू डिविडेंड है बी और डिवाइजर है आपका आर, ये Q1 टाइम्स चला और ये R1। अब इसमें भी फिर दो केस आ जाते हैं आपके पास। वो दो केस क्या होंगे कि यदि R1 की वैल्यू यदि 0 आ गई तो आप कहते हैं कि सर मेरा जो HCF होगा वो उसका डिवाइजर होगा। अब डिवाइजर कौन है उसका? R। तो मैं कहूंगा ये आंसर है, जैसे यहां मेरा ये आंसर था, करेक्ट। और फिर यदि आप कहते हैं कि सर R1 तो 0 नहीं आया, यदि R1 0 नहीं आया तो सर आप आगे चलिए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजीएस्ट है, समझ में आना चाहिए बस। आप देखिए फर्दर फिर आप इसको लेके चलेंगे। R1 0 नहीं था आपका, तो R1 डिवाइजर हो जाएगा और R आपका डिविडेंड होगा। फिर आप बढ़े आगे, आपने R1 यहां लिखा, R को यहां लिखा और आपने कहा कि मैं Q2 टाइम्स जाऊंगा, करेक्ट, Q2 टाइम्स। तो Q2 टाइम्स जब आप चलते हैं तो आप लिखते हैं R1 Q2 टाइम्स और फिर आपको एक रिमाइंडर फिर मिलता है। ये देखिए फिर रिमाइंडर मिला, फिर यहां से दो केस शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप जाएंगे, लेकिन वो तब तक जाएंगे कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, रियल नंबर को हमने डिस्कस किया जो 9th क्लास का था। उसके बाद हमने डिस्कस किया लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसे मैं डिविजिबिलिटी भी कह दूं एक बार को। वो 9th क्लास से भी नीचे का बेसिक था, वो नीचे का बेसिक था जो हमने उससे पहले बात की अभी आपसे। ये देखिए सबसे पहला क्या था, इंट्रोडक्शन कर रहे थे हम, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और ये सब, ये मैंने आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताया। फिर ये आया, उसके बाद हमने लॉन्ग डिवीजन और डिविजिबिलिटी ली और उसको समझाने के लिए हमने आपसे ये बातें कही कि सर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर होता है। फिर इस तरह से लिखना होता है, इसको हम छोटी क्लास में लिखते थे, ऐसे ही हम छोटी क्लास में किसी वैल्यू को लिखते थे। फिर यूक्लिड डिवीजन 10th क्लास का सबसे पहला टॉपिक आया, जिसे आपने कहा यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस इसमें क्या जुड़ा डिविजिबिलिटी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जुड़ गई, ये उसने ऐड कर दी यूक्लिड्स ने कि सर बस रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से हमेशा लेस होगा। मैंने इसका एक एग्जांपल काउंटर यहां किया था, वो यहां था। और मैं इससे आगे फिर एक इसी से छोटे से टॉपिक के लिए आगे बढ़ा कि लेमा ना करके यदि मैं एल्गोरिथम लिख दूं इसको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो क्या होगा। वो मेरे पास में ये था जो आपने देखा अभी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें दो वैल्यूज होती हैं, एल्गोरिथम ऐसा कहता है, जो स्टेप्स हम लिखते हैं ये सारे एल्गोरिथम्स में आते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। ए वैल्यू बी से बड़ी, ये हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, और फिर हम छोटे से बड़ी को डिवाइड करते हैं। यूक्लिड्स लेमा ने ऐसा हमें लिखना बताया था कि सर आप इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और फिर आप यहां बताते थे कि आर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है और बी से छोटी होगी ही होगी, राइट। फिर हमने ये केस बनाया कि यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है, सपोज करिए रिमाइंडर 0 आता है, तो सर मेरा HCF कौन होगा, डिवाइजर। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, और HCF है। लेकिन यदि नहीं आता है, वह 0 नहीं है, तो आपका आता है फिर डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर वैल्यू रखते हैं और आप देखते हैं कि वो 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो आप उसको फर्दर स्टार्ट करते हैं, ये आपका डिवाइजर बनेगा और ये डिविडेंड बनेगा। आपने देखिए डिवाइजर और डिविडेंड बदल गए, हर बार बदलेंगे यदि रिमाइंडर 0 नहीं है। तो Q1 टाइम्स चले, फिर एक रिमाइंडर मिला आपको, फिर आपने रखा B इक्वल टू R Q1 प्लस R1। फिर आपके दो केस फिर क्रिएट होंगे, यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है तो HCF आपका कौन होगा, R, क्योंकि उसने डिवाइड करा। रिमाइंडर को 0 बनाने में जो डिवाइजर हेल्प करेगा वो उसका HCF होगा। ऐसे ही R1 अब सपोज करते हैं नहीं आया, 0 नहीं था, अब यदि 0 नहीं था तो फर्दर आप जाएंगे। और ये फर्दर वाली जो सिचुएशन है सर, जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको अगले आने वाले डिविडेंड और डिवाइजर पर जब तक ये आपको 0 ना मिल जाए, जब तक आप इस एल्गोरिथम को लगाते रहेंगे। तो ये आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मैंने एक्सप्लेन करा, ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन था। आपको यदि कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा। और इस पे बेस्ड और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।